नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्रोग्राम में। देखिए दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने बलों के बारे में कुछ डिस्कस करा था। बहुत प्रकार के बलों को अपन ने समझा था। आज उन्हीं प्रकार के बलों में से कुछ आगे की स्टडी करते हैं। टाइप फर्स्ट आप लोगों को मिल चुका। आगे के प्रकार के जितने भी प्रकार के अपने बल है, बहुत प्रकार के बलों के बारे में अपने को डिस्कस करना है। तो देखो, आपने लोअर क्लासेज में कुछ ऐसे नाम सुना होगा। ऐसे इसके बारे में पढ़ना है अपने को। ये क्या होती है? उत्प्लावकता। इस उत्प्लावकता के बारे में और उत्प्लावन बल के बारे में पढ़ना है। उत्प्लावन बल, इसके बारे में पढ़ना है। तो देखिए क्या होता है, सारी की सारी कंटेंट को वन बाय वन प्रोसेस से कवर करना है। देखो, कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का कोई भी द्रव होगा, उस द्रव के तैरने की प्रवृत्ति को उत्प्लावकता कहा जाता है। समझ रहे हो ना बात को? तैरने का क्या मतलब हुआ? देखो, यहां पर आप लोगों को दो प्रकार की चीजें पूछ सकता है। ये जो उत्प्लावकता होती है, ये उत्प्लावकता द्रवों के केस में भी अप्लाई होगी, प्लस गैसों के केस में भी अप्लाई होगी। तो कहने का मतलब दोनों का गुण हो गया। ये उत्प्लावकता द्रव का गुण भी हो गया और गैसों का गुण भी हो गया। ऐसे ऐसे ध्यान में रख लोगे। अब देखो, उत्प्लावन बल की यदि बात करें तो उत्प्लावन बल अपने को क्या बताता है? देखो, यदि किसी भी प्रकार का कोई भी तरल है, कोई भी द्रव है, तरल, मैं जब जब तरल बोलूंगा इसका मतलब दोनों की दोनों क्वांटिटीज आएगी अपनी। तरल के केस में द्रव और गैस दोनों एक साथ आएगी। तो किसी भी प्रकार के तरल में यदि अपन किसी वस्तु को डुबोते हैं तो डुबोने के बाद में क्या होता है? देखो, डुबोने, जैसे ही आपने किसी भी पानी में किसी वस्तु को डुबोया तो उसके क्या हुआ? डुबोने के कारण आपको कुछ हल्का हल्का सा फील हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? उस द्रव ने, उस तरल ने उस वस्तु पर ऊपर की ओर कुछ बल लगाया होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ? जब जब उत्प्लावन बल के बारे में पूछे, ये बल हमेशा किसी वस्तु पर क्या उसके पेंदे की ओर लगता है, पेंदे की से ऊपर की ओर लगेगा ये बल। समझ रहे हो ना बात को? तो ऊपर की ओर जब जब भी किसी भी प्रकार के बल की बात आएगी तब अपन उत्प्लावन बल कहेंगे। इसी उत्प्लावन बल पर आधारित एक भाई साहब आए जिनका नाम था, ये देखो, आर्किमिडीज का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज। इसको अपने को बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखो, आर्किमिडीज भाई साहब ने क्या कहा था? द्रवों की उत्प्लावकता के संबंध में अपना कोई कथन दिया था। उस कथन को बहुत अच्छे से कवर करना है। देखो, क्या आर्किमिडीज ने यह कहा था कि यदि आपने किसी भी तरल में, किसी भी द्रव में किसी वस्तु को डुबोया तो उसके भार में आपको कमी का एहसास होगा। भार में क्या आएगी? उसके कमी आएगी। अच्छा, ये जो भार में कमी आई, भार में कमी का एहसास हुआ, ये भार में कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। समझ रहे हो ना बात को? ये आर्किमिडीज ने कहा था कि यदि किसी भी प्रकार के द्रव में किसी वस्तु को डुबोया जाता है, अब उस वस्तु को भले आप पूर्णतया पूर्ण रूप से डुबो, भले आंशिक रूप से थोड़ा बहुत डुबो, तो उसके भार में आपको क्या होगी? कमी महसूस होगी। और उसके भार में यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। समझ रहे हो ना बात को? ये आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार उत्प्लावकता का नियम किसी भी प्रकार के द्रवों में दो चीजों पर निर्भर करता है। उत्प्लावन बल किन किन चीजों पर निर्भर करेगा? यदि निर्भरता की बात आएगी तब आप लोगों को बताना है क्या, कि वो जो द्रव आपने काम में लिया है उस द्रव के घनत्व पर, तथा जिस द्रव में जो वस्तु डुबो रखी है आप लोगों ने उसके आयतन पर। तो घनत्व और आयतन दो चीजों पर निर्भर करता है उत्प्लावन बल का मान। समझ रहे हो ना बात को? ध्यान रखना अच्छे से। अच्छा देखो, उत्प्लावन बल का जो भी मान होगा वो वस्तु द्वारा जो भी पानी की मात्रा को हटाया गया है उसके बराबर होगा। यहां से मोस्टली क्वेश्चन ये पूछा जाता है क्या, कि उत्प्लावकता को आपने जाना कि किसी भी द्रव के तैरने की प्रवृत्ति को उत्प्लावकता कहा, और उत्प्लावन बल के बारे में भी जाना, आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में जाना। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत आप लोगों की डेली लाइफ में क्यों पढ़ रहे हो, आप कहाँ काम आएगा? तो इसके यूजेज की बात करें कि इसके यूज डेली लाइफ में अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं, तो ध्यान रखना क्या, जितने भी प्रकार के, मैं यहाँ पर कुछ इसके यूजेज के बारे में बता रहा हूँ।
कहाँ काम आता है ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल? जितने भी प्रकार के समुद्री जहाज होते हैं, प्लस में पनडुब्बियां मान लो, इनकी जो बनावट होती है, इनका जो आकार होता है, वो आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, उत्प्लावन बल के अकॉर्डिंग रखा जाता है। समझ रहे हो ना? दूसरे प्रकार का यंत्र बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, लेक्टोमीटर। ये क्या होता है लेक्टोमीटर? ये लेक्टो शब्द है ना, ये लेक्टो शब्द आपकी जिंदगी में विज्ञान से संबंधित जब जब भी आगे लाइफ में कभी आए तो ये कहीं ना कहीं दूध को सूचित करता है। समझ रहे हो ना? लैक्टोस अपन पढ़ेंगे ना, दूध की शर्करा को लैक्टोस नाम देंगे। कहने का मतलब लैक्टो शब्द जब जब भी आए तब ये डायरेक्टली दूध को सूचित करेगा, और यहां पर लैक्टोमीटर क्या काम करेगा? फिर ये लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापने वाला यंत्र है। यदि आपको कभी पूछे कि कौन से प्रिंसिपल पर आधारित है, तो आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पर। और आर्किमिडीज ने अपना प्रिंसिपल किस बेसिस पर दिया था, किसको ध्यान में रखते हुए दिया था? उत्प्लावन बल को ध्यान में रखते हुए दिया था। इतना इतना याद रख लोगे ना आप लोग? अब ऐसे ही देखो, क्या एक प्रकार का ऐसा यंत्र आता है जिसको बोला जाता है क्या? हाइड्रोमीटर। मैंने पहले भी मेजरमेंट मापन सिस्टम में इसका जिक्र करा था, हाइड्रोमीटर का। हाइड्रो प्लस मीटर कहने का मतलब हाइड्रोजन प्लस मीटर, और हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके अपन क्या बनाएंगे आने वाले समय में? पानी बनाएंगे, H2O बनाएंगे ना। तो हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल कहाँ करेंगे अपन? जितने भी प्रकार के द्रव होते हैं ना, उन द्रवों की घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये वाला प्रिंसिपल भी कहीं ना कहीं यहीं पे काम आएगा, है ना? आर्किमिडीज के सिद्धांत से रिलेटेड है। दूसरा देखो, किसी भी प्रकार का जो भी द्रव होता है, उस द्रव का यदि आप लोगों को आपेक्षिक घनत्व निकालना है, तब भी कहीं ना कहीं आप लोग आर्किमिडीज के प्रिंसिपल को फॉलो करोगे, है ना? आप ऐसे सोच रहे होंगे क्या कि ये रिलेटिव डेंसिटिविटी क्या आ गई, आपेक्षिक घनत्व क्या आ गया? तो जिंदगी में कभी भी आपेक्षिक घनत्व के बारे में यदि आप लोगों को पूछे तो ऐसे बता देना कि किसी भी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व ऐसे होता है क्या कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पानी का घनत्व और लगभग उसी तापमान पर उस वस्तु के घनत्व का जो अनुपात होता है ना, वस्तु का घनत्व अपॉन पानी का घनत्व, किसी भी वस्तु का घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात को आपेक्षिक घनत्व कहा जाता है। ध्यान में रख लोगे ना? देखो, न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर में सेम है घनत्व, घनत्व अंश और हर में वैल्यू सेम है। इसका मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। यदि आपको कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे कि आपेक्षिक घनत्व को मापने की इकाई क्या है, तो इसकी इकाई होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो अनुपात है ये कहीं ना कहीं सेम राशियों का है। घनत्व और घनत्व का अनुपात है तो आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। वैसे घनत्व का किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब या ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में किया जाता है। ये मैंने बहुत पहले डिस्कस करा था आप लोगों के साथ में। तो ऊपर भी घनत्व और नीचे भी घनत्व दोनों आपस में कैंसिल आउट। तो आपेक्षिक घनत्व की यूनिट इकाई क्या निकल के आएगी? नहीं होती है इसकी इकाई, ऐसे ध्यान में रखना है। यदि आप लोगों को ऐसे पूछ लिया जाए क्या कि इस आर्किमिडीज के प्रिंसिपल का और डेली लाइफ में कहाँ इस्तेमाल होता है, तो ध्यानपूर्वक तरीके से सुनना। क्या कि आपके पास में सपोज करो थोड़ा पानी है ना, किसी भी बर्तन में आपने कुछ पानी डाल रखा है और उसी बर्तन में आपने क्या बर्फ भी डाल दी। अब तो बताओ ऊपर कौन रहेगा? बर्फ रहेगी ना, उस पानी की सतह पर तैरेगी ना ये। तो बर्फ के टुकड़े का पानी की सतह पर तैरना ये भी कहीं ना कहीं क्या आर्किमिडीज के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। बताना आप लोगों को इस तरीके से है। कैसे? क्या देखो, सपोज करो मेरे पास कोई पात्र है, ये रहा, लेते हो ना आइस क्यूब काम में। गर्मियों का समय चल रहा है, इस समय तो बहुत अच्छे से काम में ले रहे होंगे सभी लोग। देखो, ये मेरे पास कोई पात्र है, इसमें मैंने यहां पर क्या पानी भर रखा है। अब देखो, इस पानी के ऊपर आपने यहां पर क्या डाली? आइस क्यूब डाली। तो भैया ध्यान रखना, जब जब आप लोग किसी पानी के अंदर बर्फ डालते हो तो ऊपर क्या बर्फ रहेगी। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी, इसका घनत्व कहीं ना कहीं पानी से कम होगा, और जिस वस्तु का घनत्व कम होता है वो वस्तु हमेशा सतह पर तैरती रहती है। अब देखो, सपोज करो क्या कि आपने क्या कि बर्फ के टुकड़े को, ये जो टुकड़ा है ये बर्फ का है और ये आपके पास में किसी पात्र में क्या है? पानी है। तो पानी में बर्फ डालने पर केवल पानी के अंदर
इस बर्फ का केवल पानी के अंदर 1/10 भाग रहता है। साइंस अपने को ऐसे कहती है कि कितना भाग रहेगा, 1/10 भाग पानी के अंदर रहता है, और बचा हुआ कितना बचा फिर 9/10 भाग बर्फ के रूप में उस पानी की सतह पर तैरता रहता है। ऐसा आप लोगों को ध्यान में रखना है। उत्प्लावकता से संबंधित मैंने आप लोगों को इतने प्रकार के उदाहरण बताए। ये पूछे जाते हैं। लेक्टोमीटर का सिद्धांत किस पर आधारित है? आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पर आधारित है। हाइड्रोमीटर का या आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, जो ये मेजरमेंट मापन से संबंधित चीजें होती है। और अब देखो, आपको समुद्री जहाज और पनडुब्बी की आकृति कुछ इस प्रकार से होती है कि वो आर्किमिडीज के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। मैंने ऐसे क्यों कहा भैया? ऐसे ध्यान में रखो, बहुत बड़ी जहाज होती है, ठीक है ना, और वो जहाज वो जहाज उतने बड़े समुद्र में डूबती नहीं है। अरे साहब, डुबाओ मत, नहीं तो मर जाएंगे सारे के सारे लोग। डुबोना नहीं चाह रहा, कहने का मतलब ऐसी उसकी कुछ ना कुछ बनावट होती होगी कि वो बनावट कहीं ना कहीं आर्किमिडीज के सिद्धांत को, उत्प्लावन बल को कहीं ना कहीं क्या फॉलो करती होगी। तो एक छोटी सी सुई होती है, वो सुई, या ऐसे मान लो कोई कील मान लो, वो कील है ना, वो कील पानी में डूब जाएगी, लेकिन ये जहाज नहीं डूबती। कहने का मतलब क्या हुआ? इस समुद्री जहाज द्वारा या पनडुब्बी द्वारा जो पानी में, उस समुद्र के पानी में है, ये जहाज इसने कुछ पानी हटाया होगा नीचे से। तो जो पानी हटाया है ना, वो हटाए गए पानी का भार ज्यादा है और जहाज का भार क्या है? कम है। इसीलिए क्या कि ये सतह पर तैरती रहती है। या फिर ऐसे ध्यान में रखो, नौ परिवहन से रिलेटेड आप लोगों को, नौ संचालन से रिलेटेड एक रेखा का नाम याद रखना पड़ेगा। उस रेखा को बोला जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, प्लिमसोल लाइन, प्लिमसोल रेखा। ये क्या होती है भैया? ये नेवी वाले बहुत अच्छे से जानते हैं। देखो, जो जहाज होता है ना, समुद्री जहाज या पनडुब्बी, उसके पैंदे से कुछ निश्चित ऊंचाई पर एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी जाती है जो जहाज निर्माता कंपनी होती है उसके द्वारा, कि भैया आपका जहाज इस लाइन के ऊपर तक नहीं डूबना चाहिए, इस लाइन के नीचे नीचे तक रहना चाहिए, या ये लाइन अधिकतम सीमा है, ये रेखा अधिकतम सीमा है। इस सीमा को यदि आपने, इस सीमा से ऊपर आ गया पानी, तब ऐसे सोचना कि अब जिंदगी खतरे में है। समझ रहे हो ना? कहने का मतलब आपकी जहाज क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। तो बहुत बार पूछा भी गया है इस क्वेश्चन को कि प्लिमसोल जो लाइन है, प्लिमसोल रेखा है, ये किससे संबंधित है? तो ये समुद्री जहाजों और पनडुब्बियों के संरक्षण से संबंधित है कि इससे नीचे ही रहना चाहिए पानी का जो स्तर है वो। यदि इससे ऊपर आ गया तो आप लोगों का जहाज क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। देखो, गुब्बारे आपने नाम सुने होंगे, जो मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं। बर्थडे वाले गुब्बारों की बात नहीं कर रहा, वो तो खूब फोड़ते हो आप लोग, है ना। हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे इस वायुमंडल में खूब छोड़े जाते हैं मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगाने के लिए। अब आप सोचोगे क्या कि यार वो गुब्बारे है ना, वो गुब्बारे ऊपर वायुमंडल में तैरते रहते हैं, इसका रीजन क्या है? तो मेरे कहने से ऐसे ध्यान में रखना कि हाइड्रोजन पूरे संपूर्ण इस अपने एटमॉस्फेयर में, यदि आप लोगों को सबसे हल्की गैस की बात करें, तब जवाब आपको हाइड्रोजन ही देना है। अपन इसको पढ़ेंगे, बहुत डिटेल पढ़ेंगे। आवर्त सारणी के पहले आवर्त का पहला तत्व हाइड्रोजन, है ना। इसी की सहायता से ये बनाया था अपन ने, कुछ टाइम पहले बताया था मैंने, है ना। बताएंगे पानी और पानी के विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। आप तो जानते हो किस किस प्रकार का लिक्विड लेते हो आप, है ना, पानी लेते हो, है ना। हाँ, तो देखो, हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ गुब्बारा जो होता है ना, वो गुब्बारा इस वायुमंडल में तैरता रहता है। इसका क्या मतलब हुआ? इस गुब्बारे के द्वारा जो हवा हटाई गई है, उस हवा का जो भार है, उस वायु का जो भार है, वो कहीं ना कहीं ज्यादा है, और हाइड्रोजन वाले जो गुब्बारा है, उस हाइड्रोजन का क्या भार कम होता है, हल्की गैस होती है। इसी कारण हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ गुब्बारा इस वायुमंडल में क्या होता है? तैरता रहता है। अब देखो भैया, इसी उत्प्लावन बल से संबंधित आर्किमिडीज के बाद में एक भाई साहब आए जिनका नाम था प्लवन। उनके बारे में चर्चाएं करते हैं। देखो, उत्प्लावन बल के बारे में प्लवन भाई साहब ने अपने क्या धारणाएं दी थी, क्या संकेत दिए थे, उन सब के बारे में
प्लवन को पढ़ेंगे और प्लवन के नियमों के बारे में अपन चर्चाएं करेंगे। प्लवन देखो, उत्प्लावन बल से संबंधित आर्किमिडीज का सिद्धांत हो गया। अब कुछ प्लवन के नियम आते हैं। वो प्लवन भाई साहब ने क्या कहा था, देखो जो आप लोगों की उत्प्लावकता होती है ना, उसी गुण को प्लवन कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि उत्प्लावकता प्लवन की इक्विवेलेंट हुई, कहने का मतलब क्या, किसी भी प्रकार के द्रवों के तैरने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, प्लवन कहा जाता है। ध्यान में रख लोगे ना। अच्छा, किसी भी प्रकार का कोई भी द्रव, किसी भी द्रव में यदि कोई वस्तु तैरेगी तो उस वस्तु पर दो प्रकार के बल काम करते हैं, हमेशा दो प्रकार के फोर्स काम करते हैं। देखो ये सपोज करो यहां पे कोई वस्तु तैर रही है, इस पानी में कोई वस्तु है, वो वस्तु तैर रही है, वो समझ रहे हो ना बात को। यहां पर कोई वस्तु तैर रही है, इसका क्या मतलब हुआ, ध्यानपूर्वक तरीके से सुनना। इस वस्तु पर दो प्रकार के बल काम करेंगे। मैंने ऐसे कहा था कि उत्प्लावन बल तो किधर काम करता है, ऊपर, तो फिर एक इस प्रकार का भी तो बल हो सकता है जो नीचे काम करे। समझ रहे हो ना बात को। तो ऊपर और नीचे वाला कंसेप्ट क्या होता है, देखो आपने जैसे बहुत क्रिकेट खेलते हो आप लोग, या नॉर्मली आपने जैसे किसी भी चीज को ऐसे उछाला या क्रिकेट की बॉल को उछाला, तो आपके पेशी बल के कारण आप में इतनी ही ताकत होती है कि थोड़ी दूर तो वो बॉल ऊपर जाएगी लेकिन उसको वापस आना नीचे ही है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या कि इस पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उस वस्तु को नीचे ले आता है, गुरुत्वीय बल। तो एक बल तो किसी भी वस्तु पर ये नीचे की तरफ काम करता है, और आपने इस वस्तु को पानी में डुबो रखा है, पानी में तैर रखी है, ये मतलब सतह पर तैर रखी है, तो इसकी पानी के द्वारा भी इस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगेगा। उस बल को क्या कहा जाता है, उत्प्लावन बल। तो देखो प्लवन भाई साहब ने भी यही कहा था क्या, कि किसी भी तैरती हुई वस्तु पर दो प्रकार के बल काम करते हैं। एक बल ऊपर की ओर कौन सा बल काम करेगा, उत्प्लावन बल, और नीचे की ओर कौन सा बल काम करेगा, तब आप लोगों को जवाब देना है गुरुत्वीय बल। ये दोनों काम करते हैं। देखो प्लवन के नियम के अनुसार प्लवन भाई साहब ने ऐसा कहा था क्या, कि कोई भी वस्तु तैर रही है तो उसने कुछ उस वस्तु का जो भार है वो जो हटाए गए द्रव की मात्रा है उसके भार की क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ऐसे प्लवन भाई साहब के क्या थे, नियम के कुछ कथन थे, उनको आप लोगों को हमेशा के लिए ध्यान में रखना है। देखो भैया, इस द्रव का केंद्र और इस वस्तु का केंद्र, या आप ऐसे मान लो क्या कि गुरुत्वीय केंद्र और उत्प्लावन केंद्र, ये दोनों के जो सेंटर पॉइंट है ना, ये एक ही ऐसे खड़ी लाइन पर होनी चाहिए, वर्टिकल लाइन पर होनी चाहिए, ऊर्ध्वाधर लाइन पर होनी चाहिए। ये दो कथन दिए थे। यदि यहां पर इस लाइन पर यहां पर यदि आप लोगों का उत्प्लावन केंद्र है तो इसी लाइन पर आप लोगों का क्या होना चाहिए, गुरुत्वीय केंद्र भी होना चाहिए। प्लवन भाई साहब के ये क्या थे, प्लवन के नियमों के कथन थे, जिनको आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये कहीं ना कहीं उत्प्लावकता से रिलेटेड ही थे, इन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा था। समझ रहे हो ना बात को। देखो अब आप लोगों को यहां पर ऐसे ध्यान में रखना है कि वह कौन सी वस्तु पानी में डूबेगी और कौन सी वस्तु पानी में तैरेगी। तो यहां पर देखो मैं कुछ केसेस ले लेता हूं। देखो क्या केस, क्या यदि मैं ऐसे बोलूं आप लोगों को, केस फर्स्ट की बात करूं। देखो भैया, जो आपके पास में जो भी वस्तु है, यदि उस वस्तु का भार ज्यादा है और वस्तु द्वारा विस्थापित जो द्रव है उस द्रव का भार कम है, कहने का मतलब वस्तु का भार ज्यादा हो गया ना, मतलब वस्तु का भार ज्यादा और वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का भार क्या है, कम, मतलब उत्प्लावन बल का मान कम हो गया, तो वो वस्तु क्या होगी, आप लोगों की पानी में क्या होगी, डूब जाएगी। और यदि इससे उल्टा केस होगा, केस नंबर सेकंड क्या होगा, यदि आपकी वस्तु का भार कम है, ऊपर वाली जो वस्तु तैर रही है उसका भार कम है और उत्प्लावन बल का मान क्या है, ज्यादा है, कहने का मतलब उत्प्लावन बल मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब उस वस्तु द्वारा हटाएगी द्रव का भार वो यदि ज्यादा है, तब वो वस्तु क्या होगी, आपकी पानी में क्या थोड़ी आंशिक रूप से डूब जाएगी, मतलब तैरती रहेगी, डूबेगी नहीं, वो तैरती रहेगी, ऐसे बोल सकते हैं। ये डूब जाएगी, ये आंशिक रूप से क्या होगी, उसमें तैरेगी। और तीसरे प्रकार का केस आता है, ये पूछा जाता है मोस्टली, क्या केस थर्ड क्या कहता है, यदि देखो दोनों के मान बराबर है, वस्तु का भार
और आप लोगों का उत्प्लावन बल बोल दो, या उस वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का जो भार है, यदि ये दोनों के दोनों बराबर है ना, तो वह वस्तु उस पानी में कंप्लीटली पूर्णतया डूब जाएगी, लेकिन उसके पैंदे तक नहीं पहुंचेगी। डूबी वस्तु भी पानी के बीच में क्या होगी, तैरेगी। ऐसे ऐसे कथन थे कुछ उत्प्लावकता से संबंधित 3 प्रकार के केसेज है जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। अब देखो भैया, ये तैरने और डूबने वाला जो प्रिंसिपल है ना, ये आप लोग कहीं ना कहीं किसी भी वस्तु के घनत्व के केस में भी आप इनको कर सकते हो। घनत्व के केस में भी इनको ध्यान में रख सकते हो। क्या, यदि किसी वस्तु का घनत्व कम है, किससे, पानी से, यदि किसी भी वस्तु का जिस द्रव में तैर रही है उससे यदि उस वस्तु का घनत्व कम है, तब तो वो वस्तु क्या होगी, तैरेगी सतह पर। और यदि किसी वस्तु का घनत्व अधिक है तो वह वस्तु पानी में क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। ऐसी ऐसी चीजें आप लोगों को उत्प्लावकता से संबंधित और डूबने या तैरने से संबंधित ध्यान में रखनी है। यह था आप लोगों का उत्प्लावकता, बायोन्सी जिसको कहा जाता है, या उत्प्लावन बल, बियॉन्ड फोर्स। ऐसे ध्यान में रखना है। उत्प्लावन बल के बारे में अपन ने डिटेल्ड जाना। उत्प्लावन बल के अलावा आप लोगों के बहुत प्रकार के डेली लाइफ में और भी बल काम करते हैं, जिन बलों में एक तो आप लोगों का होता है पेशीय बल। जैसे सपोज करो मैं किसी पत्थर को उठा रहा हूं और उठा के किसी दूसरी जगह पे रख रहा हूं, तो आपकी मसल्स में, मांसपेशियों में दम कम होगा, तभी तो उठाकर रख पाओगे। उस प्रकार के बल को बोला जाता है पेशीय बल। एक प्रकार का बल होता है जो पूछा जाता है मोस्टली, स्थिर वैद्युत बल क्या होता है। देखो भैया, आपने नोटिस करा होगा, बहुत बार नोटिस करा होगा अपनी लाइफ में। अब तो आप काफी बड़े हो चुके, समझदार हो चुके। तो देखो, स्थिर वैद्युत बल का उदाहरण क्या है। जैसे सपोज करो आपने सुबह सुबह बिना नहाए धोए, जब आप लोगों के सूखे सूखे बाल होते हैं और उन बालों में जब आप कंघा डालते हो, सूखे बालों में, है ना, बिना नहाए धोए वाले बालों की बात कर रहा हूं, है ना, भूत के जैसे शक्ल होती है, सुबह सुबह उड़ते हैं तब, उस समय की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। हाँ, भूत के जैसी या भूतनी के जैसी, जैसी आप लोगों की मर्जी है, उचित है वैसा समझो, हर्ट नहीं होना है, बुरा नहीं मानना है। सूखे बालों में आपने स्केल डाला या कंघा डाला, तो आपने देखा होगा क्या कि वो स्केल की तरफ आपके बाल जो है ना, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। होता है क्या ऐसा? उस प्रकार के बल को कहा जाता है स्थिर वैद्युत बल। तो कभी भी ऐसा पूछ लेना, हाँ, सूखे बालों में कंघी डालने पर, है ना, तो बालों का कुछ आकर्षण होता है उस स्केल के प्रति या कंघे के प्रति, तो इस प्रकार के बल को कहा जाता है स्थिर वैद्युत बल। चुंबकीय बल चुंबक के कारण उत्पन्न होगा, और गुरुत्व बल अपने क्या, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होगा। बहुत प्रकार के बल होते हैं जिनके बारे में आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखो, अपना जो टॉपिक रहेगा, आप सभी ने नाम सुना हुआ है बहुत प्रकार के बल होते हैं। तो बहुत प्रकार के बल होते हैं, तो बहुत प्रकार की पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है, क्या करें। देखो, नेक्स्ट प्रकार के यदि कंटेंट की अपन बात करें तो उसको बोला जाता है क्या, सरफेस टेंशन। इसको बोला जाता है पृष्ठ तनाव। टेंशन का मतलब तनाव, जानते हो ना आप सभी लोग, जो चल रहा है आपकी डेली लाइफ में हमेशा आप लोगों के साथ में, उसी प्रकार के तनाव की बातें कर रहा हूं। देखो, पृष्ठ तनाव या पृष्ठीय बल क्या कहता है अपने को, सरफेस फोर्स क्या कहता है अपने को। देखो, किसी भी प्रकार का, ये जो इस बल की बात कर रहा हूं अब मैं, ये जो बल होगा ना, ये अपने न्यूनतम क्षेत्रफल को धारण करने की प्रवृत्ति रखता है। किसी भी वस्तु के पृष्ठ पर न्यूनतम क्षेत्रफल धारण रखने की प्रवृत्ति जो होती है ना, उसको कहा जाता है पृष्ठ तनाव। अच्छा, न्यूनतम क्षेत्रफल धारण करेगा
तो उसका जो ऊपर का जो फर्श रहेगा वो हमेशा तनाव की स्थिति में रहेगा। इसको बोला जाता है पृष्ठ तनाव। समझ रहे हो ना बात को। देखो पृष्ठ तनाव से संबंधित आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो क्या पूछने वाला है, ऐसे ध्यान में रखो। यदि मैं पृष्ठ तनाव, कहीं ना कहीं टी शब्द आ रहा है क्या, यदि मैं इसको टी से डिनोटेट करूं तो टी इक्वल टू होता है क्या, F/L। ये कहने का मतलब क्या हुआ, एकांक लंबाई पर लगने वाला तनाव बल, पृष्ठीय तनाव बल पृष्ठ तनाव कहलाता है। देखो यदि लंबाई को यदि SI पद्धति के अनुसार मीटर में लूं और ये फोर्स बल किस में होता है आप लोगों का, न्यूटन में, है ना। तो पृष्ठ तनाव का मापन क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर। ऐसे ध्यान में रख लोगे ना, बहुत सिंपल सा इजी सा कंसेप्ट है, ऐसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखो यदि आप लोगों को क्या लंबाई में परिवर्तित नहीं करना, तो पृष्ठ तनाव की आप लोगों को दूसरी परिभाषा ऐसे कहती है क्या, अब की बार यदि मैं इसको एरिया क्षेत्रफल में कुछ ना कुछ परिवर्तन करूं और इसको मैं ऐसे यदि मैं डिनोटेट करूं, तो उसके लिए आप लोगों को क्षेत्रफल में परिवर्तन करने के लिए कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, और इसी को क्या कहा जाता है, पृष्ठ तनाव कहा जाता है। अब देखो भैया, इस कार्य का मापन किस में करेंगे अपन, जूल में, है ना। और क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो अब की बार इसकी क्या यूनिट निकल के आ गई, जूल प्रति मीटर स्क्वायर। बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, यदि किसी वस्तु की लंबाई में परिवर्तन करना है ना, कुछ बल लगाकर उसकी पृष्ठ के सापेक्ष, तब तो उसको बोला जाता है पृष्ठ तनाव लंबाई में परिवर्तन के कारण। और यदि क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है कुछ काम करके, कुछ वर्क करके, तब उसको बोला जाता है पृष्ठ तनाव क्षेत्रफल में परिवर्तन के कारण। देखो भैया, दो प्रकार की यूनिटें निकल के आ गई। तो आप लोगों को यदि ऐसे पूछ ले कि निम्न में से पृष्ठ तनाव का मापन किस में किया जाता है, तो न्यूटन प्रति मीटर में भी होगा और किस में होगा, जूल प्रति मीटर स्क्वायर में भी होगा। ये दोनों के दोनों यूनिट आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रखनी है। ऐसे दो इकाइयां निकल के आ गई ना, यदि लंबाई में परिवर्तन करोगे तो भी, और यदि उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन करोगे तो भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब बात आती है क्या, जैसे अपन ने उत्प्लावकता को पढ़ा था, वैसे इस पृष्ठ तनाव को, कि भैया ऐसे बताओ क्या कि ये निर्भर किस पर करता है पृष्ठ तनाव, तब आप लोगों को क्या बताना है। तो देखो भैया, जिस द्रव के पृष्ठ पर ये पृष्ठीय तनाव बल लग रहा है, उस द्रव की प्रकृति पर तो निर्भर करेगा ही करेगा, उसके तापमान पर भी निर्भर करेगा। किस किस पर निर्भर करेगा, उस द्रव की प्रकृति पर, उस द्रव के तापमान पर। और यदि आप लोगों को ऐसे पूछ लिया जाए क्या कि ये पृष्ठीय तनाव और किस पर निर्भर करेगा, तो एक तो देखो क्या, एक तो खुद द्रव है और दूसरा किसी न किसी दूसरे द्रव के साथ में बल लगेगा ना, तो जो दूसरे द्रव का जो दूसरा पृष्ठ है, वो दूसरे पृष्ठ के माध्यम पर निर्भर करेगा ही, उस पर भी तो निर्भर करेगा कि कितना लग रहा है, वो दूसरा पृष्ठ है कैसा। तो ये पृष्ठीय तनाव तीन प्रकार की चीजों पर निर्भर करता है, द्रव की प्रकृति, द्रव के तापमान तथा दूसरे साइड का जो पृष्ठ है उसके माध्यम पर निर्भर करेगा। अब देखो, यदि आप लोगों ने क्या करा, इस तापमान के मान को बढ़ा दिया, किसी भी प्रकार के द्रव के तापमान पर निर्भर करता है, और यदि आप लोगों ने इस तापमान के मान को बढ़ा दिया, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, यदि तापमान को मैं बढ़ा देता हूं, तब आप लोगों के पृष्ठ तनाव की सरफेस टेंशन की जो वैल्यू होगी ना, वो कम हो जाएगी। इसका मतलब तापमान के बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऐसा ध्यान में रख लोगे ना। और एक वैल्यू आती है, एक नाम आता है, बार बार आप लोगों को परेशान करता है, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक ताप। उस क्रांतिक ताप पर इस पृष्ठीय तनाव का मान 0 हो जाता है। कहने का मतलब इतना ताप, यदि मैं क्रांतिक ताप द्रव के केस में बात करूं या द्रव से गैसों के केस में बात करूं, तो इतना अधिकतम ताप जिससे ऊपर तापमान देने पर पदार्थ अपनी अवस्था को वापस प्राप्त नहीं कर सकता, है ना। तो ये गैसों के लिए अधिकतम तापमान की मान होगी। उस तापमान पर, उस क्रांतिक तापमान पर इस पृष्ठीय तनाव का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब देखो भैया, यदि आप लोगों ने किसी भी प्रकार के द्रव की प्रकृति पर निर्भर करेगा, और यदि उस द्रव में आपने किसी प्रकार की कुछ अशुद्धि मिला दी, है ना, और अशुद्धि मोस्टली अघुलनशील अशुद्धि यदि आपने मिलाई जो उसमें घुलती नहीं है, तब आप लोगों के पृष्ठ तनाव का मान, सरफेस टेंशन का मान तब भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
पृष्ठ तनाव का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मैंने कुछ प्रकार के केसेस बताए हैं, तापमान के अनुसार केस बता दिए, द्रव की प्रकृति के अनुसार केस बता दिए। तापमान के अनुसार इसे ध्यान में रखना कि यदि तापमान बढ़ाओगे तो पृष्ठ तनाव का मान क्या होगा, कम होगा। और क्रांतिक ताप पर, किसी भी द्रव के लिए क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यदि मैंने ऐसे कहा कि किसी भी प्रकार के द्रव की प्रकृति पर कैसे निर्भर करता है, तो यदि किसी प्रकार के द्रव में कुछ अशुद्धि मिलाओगे तब ऐसे ध्यान में रखना है कि अशुद्धियां, जो ऐसी अशुद्धियां जो अघुलनशील हो, ऐसी अशुद्धियां मिलाने पर भी पृष्ठ तनाव का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब देखो भैया, इसके कुछ मैं उदाहरण बता देता हूं आप लोगों को कि पृष्ठ तनाव की डेली लाइफ में क्या क्या चीजें पूछेगा आप लोगों को। देखो इसकी यूनिट बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, न्यूटन प्रति मीटर और जूल प्रति मीटर स्क्वायर, दोनों ध्यान में रखनी है, पूछी जाती है मोस्टली। ये आई कैसे, वो मैंने बता दिया आप लोगों को, 2 प्रकार के फॉर्मूले थे। देखो किन किन केसों में पृष्ठ तनाव आप लोगों को आज तक आए हुए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जितने भी प्रकार के एग्जाम्पल है ना, उन एग्जाम्पलों पे अपन चर्चाएं कर लेते हैं। देखो पृष्ठ तनाव को कैसे ध्यान में रखना है। आप किसी समुद्री जो एरिया है उसके आसपास में रह रहे हो, है ना, और आपको पता है क्या कि जब समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लंबी लंबी बड़ी बड़ी लहरें आती है तो वो किनारों तक बहुत दूरी तय कर लेती है ना। कभी गोवा वगैरह गए होंगे आप लोग, है ना, हाँ, खूब करा है ना मजे लाइफ में। हाँ, तो देखो क्या उस समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए कि भैया इतनी ऊंची और इतनी बड़ी लहरें अपने को नहीं चाहिए, तो उन समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए उन पर क्या करा जाता है, तेल गिराया जाता है। समझ रहे हो ना, जिससे वो लहरें क्या हो जाती है, तेल गिराया तो इसका मतलब आपने अशुद्धि मिलाई, किसमें, पानी में। क्या मिलाया, तेल। मिल जाएगा क्या, अघुलनशील अशुद्धि है ना, तो उसका क्या हो गया, पृष्ठ तनाव कम हो गया। और पृष्ठ तनाव कम हो गया तो वो लहरें भी क्या हो गई, अब शांत हो गई। ऐसे ध्यान में रखना है। दूसरे प्रकार का उदाहरण, समुद्र की लहरों का ध्यान में रख लोगे ना, समुद्र की लहर। दूसरे प्रकार का उदाहरण क्या, एक तो होती है भैया, अभी सावन का महीना चल रहा है, एक तो होती है क्या, वर्षा की बूंद, और दूसरे प्रकार की जो बूंद होती है, सपोज करो पारे की बूंद। आप लोगों ने कभी बारिश में नहाया हो, देखा होगा वर्षा की जो बूंदें होती है बरसात के पानी की, वो गोल गोल आती है ना, हाँ, और ज्यादा मोटी आएगी तो सर में दर्द भी कर देगी। समझ रहे हो ना बात को। तो ये वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है या पारे की बूंदें भी गोलाकार होती है। तो होता क्या है, जैसे सपोज करो क्या, कोई पानी की बूंद है, उसको ऐसे आना था, समझ रहे हो ना, और वो ऐसे नहीं आ रही, इतना एरिया, इतना क्षेत्रफल उसको कवर नहीं करा, वो गोल होके इतने से एरिया में सिमट गई। तो देखो कम क्षेत्रफल किसने करा, गोल वाली ने करा ना। तो पृष्ठ तनाव की परिभाषा अपने को यही बताती है क्या, कि वह कोई भी वस्तु जो न्यूनतम क्षेत्रफल धारण करने की प्रवृत्ति रखती हो, उसी को पृष्ठ तनाव कहा जाता है। तो किसी भी प्रकार की वर्षा की बूंदों का या पारे की बूंदों का गोलाकार या गोल होना बहुत बार पूछा जाता है, किस पर निर्भर करता है, तब क्या बताओगे, पृष्ठ तनाव पर निर्भर करता है। पृष्ठ तनाव के कारण ही वो गोलाकार होती है। अच्छा देखो, इसमें एक और एडवांस बात है क्या, कि पारे की बूंदों का, या मोस्टली ऐसे बोल दो वर्षा की बूंदों का गोलाकार होना पृष्ठ तनाव के अलावा दूसरे प्रकार की चीज पर भी निर्भर करता है, गुरुत्वीय बल पर भी। गुरुत्वीय बल का भी इसमें अहम रोल है। उस गुरुत्वीय बल के कारण भी क्या हो जाती है, वर्षा की बूंदें गोलाकार हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुत्वीय बल का क्या मतलब हुआ, तो देखो भैया, जब छोटी छोटी पानी की बूंदें होती है ना, तो उनका गुरुत्वीय जो बल होता है वो नगण्य माना जाता है। अब वो नगण्य हो गया, गुरुत्वीय बल नगण्य हो गया, तो अब वो चपटी और लंबी नहीं आएगी, अपने आप गोलाकार प्रवृत्ति को क्या कर लेगी, धारण कर लेगी। और यदि एग्जाम्पलों की बात करें तो जैसे सपोज करो क्या, कि आपका कोई एक्सीडेंट हो गया हो, नहीं होगा, टेंशन मत करो, है ना, हाँ, कभी घाव वाव पड़ा है आप लोगों के, है ना, और जो घाव वाली जो दवाई आती है ना, घाव की दवाई नहीं बोल रहा मैं, तो ऐसे बोल रहा हूं कि भैया डिटॉल, समझ रहे हो ना, आप इस डिटॉल से उस घाव वाली जगह को धोते हो, तो डिटॉल की ये खासियत होती है क्या,
कि इसका पृष्ठ तनाव के कारण क्या ये घाव के छोटे छोटे छिद्रों में भी आसानी से पहुंच जाता है, और जो फालतू के डस्ट पार्टिकल है ना, हाँ, और जो पत्थर वत्थर घुसे हुए हैं, छोटे मोटे कंकड़ पत्थर अंदर है ना घुटने में, वो निकल जाते हैं, फिर तो धुलाई अच्छे से हो जाती है। समझ रहे हो ना। इसी धुलाई से रिलेटेड आप लोगों को एक चीज बता दूं क्या, कि पानी में डेली लाइफ में पानी काम में बहुत काम में लेते हो यार। पानी में यदि आप लोगों ने साबुन या डिटर्जेंट मिलाया तो अशुद्धि मिलाई ना, साबुन या डिटर्जेंट मिलाया तो आप लोगों ने अशुद्धि मिलाई ना, तो ये मिलाने के कारण भी पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या हो जाती है, पृष्ठ तनाव की वैल्यू कम हो जाती है, और जिससे क्या होता है, ये उस आपका जो भी वस्त्र है उसके महीन छोटे छोटे छिद्रों तक आसानी से पहुंच जाता है, और आपका जो कपड़ा है, जो भी वस्त्र है, वो आसानी से क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। एक कल्पना करो आप लोगों की, जैसे घर में आप शेविंग करते हो, या कोई पेंटर होता है उसकी ब्रश को आप लोगों ने देखा होगा, शेविंग करने के बाद में जो आप लोगों की जो ब्रश होती है, उस ब्रश को आपने जितने टाइम तक पानी में रखा उतने टाइम तो वो क्या थी, उसके बाल जो थे वो फैले हुए थे। जैसे ही आपने पानी से बाहर निकाला, पेंटिंग वाली ब्रश को मान लो, पेंटर वाली ब्रश को, या शेविंग ब्रश को मान लो, जैसे आपने पानी से बाहर निकाला तो वो चिपक गए क्या आपस में, चिपक गए क्या बाल आपस में। इसका मतलब क्या, पहले तो वो बाल खूब फैले हुए थे, उन्होंने बहुत ज्यादा क्षेत्रफल धारण कर रखा था, पानी से बाहर निकालती वो बाल क्या हो गए, सिकुड़ गए, तो उन्होंने कम से कम क्षेत्रफल धारण करने की प्रवृत्ति रखी। और कम से कम क्षेत्रफल को धारण करने की प्रवृत्ति के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है, पृष्ठ तनाव जिम्मेदार है। ऐसे ऐसे आप लोगों को एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं। जैसे सपोज करो आपके किसी भी कॉलोनी में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में छोटा सा पानी इकट्ठा हो जाता है, कोई पानी का तालाब है, और आपने देखा होगा गंदे पानी में, नाले जो होते हैं उनके पानी में, या बारिश का नालों के, या जो भी गंदगी उससे फैलकर जो पानी जाता है, उस पानी में बहुत प्रकार के मच्छर पनप जाते हैं, है ना। और आप चाहते हो क्या, कि अभी तो ये मच्छर पानी पे है, रात को जब मैं सोऊंगा तब मेरे घर भी आ जाएंगे, समझ रहे हो ना। तो उस पानी की सतह के ऊपर, पृष्ठ के ऊपर मच्छरों के लार्वा तैरते रहते हैं। अब आप लोगों ने क्या करा, उस पानी में डाल दिया भैया केरोसिन। क्या डाला, क्या डाला उस पानी में, केरोसिन। तो पानी में केरोसिन डालने के कारण क्या हुआ, अशुद्धि मिल गई, अघुलनशील अशुद्धि मिली, तो पृष्ठ तनाव क्या हो गया, कम हो गया। और पृष्ठ तनाव कम होने के कारण उन मच्छरों के लार्वा जो है ना, वो पानी में डूबकर क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। समझ रहे हो बात को, बहुत अच्छे से कैच करना। सपोज करो आप लोगों को एक कप में आप लोगों को गर्म सूप दी जाए, और दूसरे कप में आप लोगों को ठंडी सूप दी जाए, कौन सी टेस्टी लगेगी ज्यादा, किसका टेस्ट आएगा, गर्म वाली का आएगा ना। इसका मतलब क्या होता है, गर्म जो चीज होती है वो उसका क्या, पृष्ठ तनाव कम हो गया, और पृष्ठ तनाव कम हो गया तो इसका मतलब क्या, छोटी छोटी लेयर के रूप में आपकी जीभ के संपूर्ण पूरे के पूरे हिस्से में क्या हो जाएगी, वो फैल जाएगी। और फैलने के कारण आप लोगों को क्या होगा, उसके टेस्ट का आभास हो जाएगा बहुत अच्छे से। समझ रहे हो ना बात को। तो ऐसे ऐसे पृष्ठ तनाव से संबंधित आप लोगों को बहुत प्रकार के उदाहरणों के बारे में ध्यान में रखना है। ये पृष्ठ तनाव से संबंधित बहुत प्रकार के उदाहरण बताए। अशुद्धियां मिलाओगे तो पृष्ठ तनाव का मान कम हो जाएगा। ऐसे ऐसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। और किसी भी प्रकार का, किसी भी जल का या किसी भी द्रव का यदि आप तापमान बढ़ाओगे तो भी पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, उसका कम हो जाता है। ऐसे ऐसे बहुत प्रकार की चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। 2 प्रकार के बलों के बारे में आज अपन ने और डिस्कस करा। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे हुए बलों के बारे में भी चर्चाएं करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग, सभी मित्रगण बढ़िया मस्त रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, लगे रहे। थैंक यू वेरी मच।